दोस्तों, इतिहास में कुछ लड़ाइयां ऐसी भी हुई है जिनके नतीजे पहले ही लिखे जा चुके थे। कहते हैं कि पानीपत का रण हमेशा से यहाँ के स्थानीय राजाओं के लिए बेवफा रहा है। वजह क्या थी, इसके बारे में विस्तृत से जानना अपने आप में एक जिज्ञासा का विषय है। वैसे ऑन रिकॉर्ड कहा जाए तो यहाँ कुल मिलाकर 3 लड़ाइयां हुई थी। पहली थी दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी और समरकंद के राजकुमार बाबर के बीच। दूसरी थी मुगल सल्तनत के वारिस जलालुद्दीन अकबर और राजा हेमू के बीच। और सबसे आखिरी बैटल थी मराठा साम्राज्य के सेनापति सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगानिस्तान के सम्राट अहमद शाह अब्दाली के बीच। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पानीपत में हुए तीसरे रणसंग्राम के बारे में जानने वाले हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसे रणसंग्राम ही कहना उचित होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने इस अकेली लड़ाई में मारे गए। इस लड़ाई की कहानी को शुरू करने से पहले हम उस वक्त के इंडियन पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में भी जान लेते हैं। यह समय था 18वीं शताब्दी का। दिल्ली अभी भी भारत के सिंहासन का ताज हुआ करती। बस फर्क सिर्फ इतना ही था कि यहां पर विराजमान मुगलों के शहंशाह यानी बादशाह केवल नाम के बादशाह थे। 18वीं शताब्दी में भारत की भागदौड़ हाकी जाती थी पुणे से, और पुणे में बैठते थे पेशवा यानी मराठाओं के प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बाजीराव ने इस साम्राज्य को दिल्ली के लाल किले तक जा फैलाया। उनके बाद आए उनके बेटे मराठा साम्राज्य के दूसरे पेशवा नाना साहिब, जो साम्राज्य के पहले सिटिंग पेशवा थे। ये वो दौर था जब पेशवा खुद लड़ाई लड़ने नहीं जाते थे, बल्कि राजा की तरह पुणे में ही बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। उनके बिहाफ पर उनके सेनापति जंग लड़ते, जिसमें अहम सेनापति थे दत्ताजी शिंदे, मल्हारराव होलकर, राघोजी भोसले और बापू गोखले। इन सभी पर भारत के अलग अलग टेरिटरीज की चौथ की रकम वसूलने की जिम्मेदारी थी, जो काम पेशवा के बिहाफ पर हो रहा था। यूं कहे तो उस समय पेशवा ही पूरे भारतवर्ष के एक अघोषित बादशाह थे, जिनका सबसे बड़ा करार था मुगल सल्तनत के साथ। चौथ की रकम के बदले मराठाओं और मुगलों के बीच ये संधि हुई कि मराठा साम्राज्य आने वाले समय में मुगलों की बाहरी आक्रमणकारियों से हिफाजत करेगा। ये एक पॉलिटिकल अलायंस थी। ऐसा इसलिए था कि मुगलों की भारत पर की कमजोर पकड़ की वजह से बाहरी आक्रमणकारी बार बार यहां आकर दिल्ली को लूटा करते थे। खैर, अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर कि आखिर ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो हुई कैसे। उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में सबसे अहम 3 टेरिटरीज थे, जिसमें से एक तो थे मुगल, जिनका कंट्रोल अब केवल दिल्ली तक ही था। दूसरे थे रोहिल्लास, जो आज के हरियाणा के इलाके में आते हैं। और तीसरे थे अवध, जो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था आज के अयोध्या वाला इलाके में। इन सभी से मराठा एम्पायर यानी पेशवा चौथ की रकम लिया करते। उस वक्त रोहिल्लास का सुल्तान था नजीबुद्दौला, एंड ही इज नोन एज द मास्टरमाइंड ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नजीब-उद-दौला ने उत्तर भारत में अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। वो हमेशा मराठाओं को चौथ की रकम देने से मुकरता रहता। दत्ताजी शिंदे, जो उस इलाके में कमांडर की हैसियत से मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाले थे, उन्होंने नजीब-उद-दौला को चौथ की रकम अदा करने के लिए कई बार खत भेजे, मगर इसका नजीब-उद-दौला पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब बात गले तक पहुंची तो दत्ताजी शिंदे अपनी सेना के साथ नजीब को सख्ती दिखाने के लिए उसकी टेरिटरीज में पहुंचे। ये एक औपचारिक बैठक थी, मगर नजीब ने इसका फायदा उठाते हुए धोखे से दत्ताजी को मार डाला। इस हमले को मराठा साम्राज्य की ओर से पेशवा के साथ धोखाधड़ी माना गया। वैसे ये बात तो सभी जानते थे कि नजीब-उद-दौला के इकलौते शासन में इतना दमखम तो नहीं था कि वो खुद के बलबूते पर मराठा साम्राज्य के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा। जरूर इसके पीछे कोई बाहरी ताकत थी। जी हाँ,
ये वही ताकत थी जो आने वाले दौर में मराठा साम्राज्य से भिड़ने वाली थी। कौन सी थी वो ताकत? रावी, चिनाब, सतलज, सिंधु और झेलम जैसी 5 नदियों के पार बसा था दुर्रानी साम्राज्य, जो आज के अफगानिस्तान की टेरिटरीज का हिस्सा था। यहां के बादशाह का नाम था अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली कई बार भारत के टेरिटरीज पर हमला कर चुका था, मगर मराठाओं के बढ़ते रुतबे की वजह से उसे अटक के पार ही रहना मुनासिब लगा। उसे किसी भी तरह मराठाओं को धूल चटाकर दिल्ली को लूटना था। ऐसे में नजीबुद्दौला ही वो चाबी था जिसके सहारे वो दिल्ली का ताला खोल सकता था। वही नजीबुद्दौला को भी मराठाओं के बढ़ते रुतबे से चिढ़ हो रही थी। साथ ही साथ उसका अफगानी होना भी उसे अब्दाली की ओर खींच रहा था। दत्ताजी शिंदे को मारकर उसने एक तरह से मराठाओं के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। अब बारी थी अहमद शाह अब्दाली की, लिहाजा उसने भी अपनी सेना के साथ दिल्ली का रुख किया। अब्दाली का आना मतलब दिल्ली को सरे बाजार नीलाम होते हुए देखने जैसा था, जो बात मराठा और उनकी सल्तनत को कतई मंजूर नहीं थी। ऐसे में एक भीषण रणसंग्राम होना तो तय था। इस लड़ाई के लिए नाना साहेब पेशवा ने उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को अपनी विशाल सेना के साथ पुणे से उत्तर की ओर भेजा। नाना साहब को यह यकीन था कि सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में वे ये जंग आसानी से जीत लेंगे। यही वजह है कि जब सदाशिवराव भाऊ पेशवा युद्ध के लिए दिल्ली रवाना हो रहे थे, तब उनके साथ पुणे के आम नागरिक भी आए तीर्थ यात्रा के लिए। इसमें आम परिवार, भजन मंडली और सेवकों का समावेश था। सेना में आम नागरिकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो सेना कम और जुलूस ज्यादा लग रही थी। ऐसे में सदाशिवराव पेशवा के पास 2 जिम्मेदारियां थी। एक तो अहमद शाह अब्दाली के साथ जंग लड़ना और दूसरी इन सामान्य नागरिकों की रक्षा करना। मगर कोई भी सेना बिना चारा पानी के आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर आपकी सेना में सैनिकों से ज्यादा आम नागरिक हो तो उसे संभालना भी अपने आप में एक अलग जंग है। खैर, सदाशिवराव भाऊ को यह विश्वास था कि वे ये काम बखूबी कर सकते थे। उन्होंने अपने सभी मराठा सरदारों को सबसे पहले एक साथ मिलाया। साथ ही साथ सभी उत्तर के राजाओं को ये खत लिखे कि वे अब्दाली से हो रहे इस महासंग्राम में उनकी मदद करें। यह लड़ाई कोई मजहबी लड़ाई नहीं थी, बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों से खुद की रक्षा थी। ऐसे में सदाशिवराव भाऊ ने उत्तर में मौजूद सभी हिंदू और मुस्लिम राजाओं को यह अनुरोध किया कि वे इस जंग में उनका साथ दें। उत्तर में मौजूद अवध साम्राज्य के शासक शुजा-उद-दौला उस समय के बहुत बड़े शासक थे। उनका दोनों में से किसी एक के साथ मिल जाना लड़ाई को एक तरफ खींच सकता था। ऐसे में अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच ये होड़ लगी कि शुजा-उद-दौला को अपने गुट में शामिल कर लिया जाए। इन दोनों ने भी शुजा-उद-दौला के सामने ये ऑफर रखी कि अगर वे ये जंग जीत जाते हैं तो वे अपनी ओर से उन्हें दिल्ली का वजीर बनाएंगे। पहले तो इन दोनों की लड़ाई में शुजा-उद-दौला शामिल नहीं होना चाहते थे। दोनों की लड़ाई में भला मेरा क्या फायदा, ऐसी उनकी सोच थी। मगर दिल्ली की वजीरी मिलने की लालसा में उन्होंने इस जंग में उतरने का फैसला कर लिया। मगर दोनों की सेम ऑफर्स ने शुजा के मन में यह सवाल था कि अब किसके गुट में शामिल हुआ जाए, सदाशिवराव भाऊ या फिर अब्दाली। यह फैसला भी जल्द हो गया। शुजा-उद-दौला ये पहले से ही जानते थे कि मराठा उनके पास केवल चौथ की रकम वसूलने के लिए आते थे। वैसे दो अलग अलग सल्तनत होने की वजह से दोनों के बीच मनमुटाव भी बहुत था। वही अब्दाली तो पराए मुल्क से आया था। वो यहाँ आएगा, जंग लड़ेगा, जंग जीतेगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। मगर मराठा तो यहीं पर बैठेंगे और वो भी मेरे सर पर। बस इसी विचार के साथ शुजा-उद-दौला ने मराठाओं के बजाय अब्दाली का साथ देना चाहा। साथ ही साथ नजीब-उद-दौला की कूटनीतियों की वजह से शुजा-उद-दौला को भी ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं पड़ी।
सूजा-उदौला के अब्दाली के साथ मिल जाने की वजह से सदाशिवराव भाऊ के मन में इस जंग को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ने लगी। मगर चिंता के साथ जिए वो योद्धा कैसा। उन्होंने बाकी सभी राजाओं को एक साथ कर अपनी फौज को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। उत्तर में मौजूद नर्मदा नदी से लगकर अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ की सेना आमने सामने खड़ी थी। सावन का वक्त था, इस वजह से नर्मदा का पानी भी अपने उधान पर था। यह पानी था जिस वजह से दोनों सेनाओं के बीच लक्ष्मण रेखा खिंच चुकी थी। चाहते हुए भी दोनों सेना एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे। अगले 2 हफ्तों तक केवल सुबह उठना और दूर से अपने दुश्मन को निहारते रहना, इसके अलावा दोनों के पास और कोई भी काम नहीं था। नर्मदा का पानी सैलाब बनकर दोनों सेनाओं को चुनौती दे रहा था। सदाशिवराव भाऊ ने नाव के सहारे नर्मदा पर पुल बनाने का काम अपने सबसे अनुभवी सरदार मल्हारराव होलकर को सौंपा। मगर पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि मल्हारराव ये काम ठीक तरह से नहीं कर सके। उनकी कई नावों ने इस काम के चलते जल समाधि ले ली। दूसरी ओर दुश्मन का भी यही हाल था। लड़ाई में युद्ध नीति के साथ साथ पेट भरना भी जरूरी होता है। इतिहास गवाह है कि कोई भी जंग भूखे पेट नहीं जीती गई। सदाशिवराव भाऊ के पास यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। रसद यानी खाना खत्म हो रहा था और नर्मदा उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रही थी। ऐसे में सदाशिवराव भाऊ ने एक चाल चली। उन्होंने नर्मदा से लगकर दिल्ली का रास्ता पकड़ा ताकि वे दिल्ली पहुंचकर अपनी सेना का पेट भर सके। अब्दाली को यह खबर 2 दिन बाद लगी और उसने भी नर्मदा के दूसरे छोर से मराठा सेना का पीछा शुरू किया। सदाशिवराव भाऊ के पास इब्राहिम खान गारदी नामक एक तोपची था। उस वक्त यह धारणा थी कि इब्राहिम के इशारों से निकले तोप के गोले पहले दुश्मन के दिलों में दहशत फैलाते हैं और बाद में जमीन पर। इब्राहिम ने इस बार भी इस बात को साबित करते हुए दिल्ली का किला केवल अपने तोपों के सहारे जीत लिया। यह विक्ट्री सदाशिवराव भाऊ और पूरे मराठा साम्राज्य के लिए एक सुनहरा पल था, क्योंकि पहली बार मराठा साम्राज्य ने दिल्ली को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। नजीब-उद-दौला द्वारा दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया एक कठपुतली बादशाह भाग खड़ा हुआ था दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली हाथ में आते ही मराठाओं की पेट की परेशानी कुछ हद तक खत्म हो चुकी थी, मगर ऑलरेडी लूटी हुई जमीन को भला कब तक लूटा जाए। साथ ही साथ बारिश के दिनों की वजह से फसलें भी इतनी ज्यादा न थी। ऐसे में कुछ ही महीनों बाद फिर से मराठाओं की सेना में भूखमरी फैलने लगी। वही दूसरी ओर नर्मदा के दूसरी छोर पर बैठा अब्दाली नदी पार करने की कोशिश में था। उसने किसी भी तरह कम गहराई वाले इलाके से नर्मदा नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके लिए काफी वक्त लगना था। ऐसे में सदाशिवराव भाऊ को किसी भी तरह अपनी सेना में फैली भूख को शांत कराना था। वैसे दिल्ली से नॉर्थ की ओर कुंजपुरा का एक किला था जहां नजीब-उद-दौला के कुछ सैनिक थे। सदाशिवराव भाऊ को यह यकीन था कि कुंजपुरा पहुंचते ही उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जिसके सहारे वे अपनी सेना और इन आम नागरिकों का पेट भर सकते थे। मगर कुंजपुरा जीतने के बाद उन्हें उतना कुछ नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। वहीं दूसरी ओर अब्दाली ने भी नर्मदा नदी को पार कर लिया था। नदी पार करते करते अब्दाली की सेना की हालत बहुत खराब हो गई थी। साथ ही साथ इतने दिन यहां रहने की वजह से उसकी सेना में बगावत का खतरा भी था। ऐसे में सबसे सटीक रास्ता होता है सुलह का। मगर रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला इस बात को लेकर कभी भी राजी नहीं था। उसे किसी भी कीमत पर इस जंग को होने देना था ताकि वो मराठाओं के बढ़ते रुतबे को खत्म कर सके। अब्दाली द्वारा सुलह की शर्तों में ये लिखा गया कि मराठाओं को दिल्ली को भूलना होगा, जो सदाशिवराव भाऊ को कतई मंजूर नहीं था। ऐसे में वही हुआ जो नजीब-उद-दौला चाहता था, जंग।
14 जनवरी 1761 की सुबह दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। इन दोनों का सामना हुआ पानीपत के मैदान में, जो ऑलरेडी 2 युद्धों का गवाह बन चुका था। मराठाओं की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले इब्राहिम खान गारदी की तोपें सबसे सामने थी, जो सटीक निशानों के साथ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। उनके पीछे कुछ घुड़सवार, हाथी सवार और तीरंदाज थे, और इन सभी के पीछे थे आम नागरिक, जिनका काम केवल सेना के साथ आगे बढ़ना था। वहीं दूसरी ओर अब्दाली की सेना में रोहिल्ला, अफगान फौज और सुजा-उद-दौला की सेना का समावेश था। उसकी सेना की सबसे बड़ी खासियत थी ऊंटों पर लदी छोटी जंबूरत तोपें। इन जंबूरतों के सहारे अब्दाली को मराठाओं की सेना पर अलग अलग डायरेक्शन से हमले करने में आसानी हुई। ऊंटों के सहारे ये हल्की तोपें समय समय पर अपना ठिकाना बदल रही थी। ऐसे में इब्राहिम खान गारदी को इसे निशाना बनाना मुश्किल हो रहा था। इन जंबूरत तोपों की वजह से सेना में हो रही हानि को ध्यान में रखते हुए भाऊ को, यानी सदाशिवराव भाऊ को, कुछ ठोस कदम उठाना था। अब रक्षात्मक लड़ाई लड़ने से कोई भी फायदा नहीं था। ऐसे में उन्होंने सभी घुड़सवार सरदारों को यह आदेश दिया कि वे अब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। सदाशिवराव भाऊ के हुक्म पर सभी घुड़सवार हवा की रफ्तार से अब्दाली की फौज पर टूट पड़े। तलवारों के टकराने की आवाज और खून की पिचकारियों के साथ सारी रणभूमि धीरे धीरे घायल हो रही थी। सदाशिवराव भाऊ हाथी पर खड़े होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके बाजू में ही उनके भतीजे विश्वासराव की सवारी थी। सदाशिवराव भाऊ ने विश्वासराव से यह वचन लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने हाथी से नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि वे पेशवा के अगले वारिस थे, यानी अगले पेशवा वही बनने वाले थे। मगर होने को भला कौन टाल सकता है। अब्दाली की सेना की ओर से एक तोप का गोला काल बनकर आया और विश्वासराव के हाथी के सामने जोर से फटा। धमाके की आग और हाथी के हिलने की वजह से विश्वासराव नीचे गिर गए। उन्हें नीचे गिरता देख सदाशिवराव भाऊ भी अपने हाथी से नीचे उतर जाते हैं। खून से लथपथ विश्वासराव को जैसे ही सदाशिवराव भाऊ ने अपने हाथों में उठाया, तब उनके रोंगटे खड़े हुए। विश्वासराव को किसी ने गोली मारी थी। उनके गुजर जाने से सदाशिवराव भाऊ को गहरा सदमा लगा। वे कुछ देर के लिए वैसे ही स्तब्ध बैठे रहे, मानो उन्हें किसी ने बर्फ से जमा दिया हो। वहीं दूसरी ओर मराठाओं की सेना में भी अफरा तफरी बढ़ रही थी। अब्दाली की फुर्तीली सैनिक और मराठाओं की भूखी सेना का मुकाबला किसी भी एंगल से दो तरफा नहीं लग रहा था। सदाशिवराव भाऊ का अपने हाथी पर ना होने की वजह से मराठा सेना के सरदार भाग खड़े हुए। जैसे तैसे सदाशिवराव भाऊ ने अपने आप को संभाला और वो भी एक आम सैनिक की तरह तलवार हाथ में लिए एक के बाद एक दुश्मनों को ढेर करने लगे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्दाली की सेना पूरी जोश के साथ मराठा सेना पर टूट पड़ी थी। साथ ही साथ सदाशिवराव भाऊ का अपने हाथी पर ना होने से मराठा सेना में यह गलतफहमी फैलने लगी कि भाऊ इस लड़ाई में मारे गए। नतीजा सेना में अफरा तफरी फैलने लगी, जिसका फायदा अब्दाली की सेना को हुआ। देखते ही देखते सदाशिवराव भाऊ भी वीरगति को प्राप्त हो गए। चारों तरफ सिर्फ लाशों के अंबार थे। गिद्ध और भेड़ियों की चिल्कारियां चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी कि मराठा ये युद्ध हार गए थे। पानीपत की इस लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली को भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जो सेना पहले से ही भूख प्यास से जूझ रही हो, उनसे भला क्या हासिल होगा। इस युद्ध में मराठाओं की सबसे बड़ी गलती थी कि अपने आप को दुश्मन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझना। इसी सोच की वजह से मराठा की सेना में सैनिकों से ज्यादा आम नागरिकों की संख्या ज्यादा थी, जो ना लड़ना जानते थे ना खुद की रक्षा करना। इन्हीं की वजह से सेना को हर पल भूखे पेट के साथ दिन गुजारने पड़े और आखिर में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। पानीपत की ये तीसरी लड़ाई इतिहास में आज भी अमर है। इसके बारे में इतिहासकारों ने कई किताबें लिखी, जिसमें से
मेरी फेवरेट किताब है विश्वास पाटिल द्वारा लिखित ये पानीपत। इसी के सहारे मुझे इस विषय को आपके सामने रखने का मौका मिला। वैसे आपकी इस पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।